जितने भी कक्षा 12 व प्रथम श्रेणी अध्यापक व वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, उनका अपने इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत। साथियों, आज पीयूष पर्वा के इस दूसरे अध्याय सत्य के प्रयोग, जो महात्मा गांधी की आत्मकथा के अंशों से संकलित एक रचना है, जिसका हम अध्ययन करेंगे वह अभ्यास हेतु बहुत सारे प्रश्नोत्तर भी हल करेंगे, जिससे इस अध्याय से संबंधित सभी बिंदु हैं वो आपके स्पष्ट हो जाएंगे। सभी अभ्यर्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी आने वाले वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं इस रचना को। और इस रचना में सबसे पहले ये आत्मकथा का अंश है सत्य के प्रयोग नाम से, और जिसके लेखक हैं मोहनदास करमचंद गांधी। उसके बाद में जो महात्मा गांधी है उनका लेखक परिचय है वो देखते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। तो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ पोरबंदर में इनका जन्म होता है। गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा के माध्यम से ब्रिटानिया हुकूमत के अत्याचारों के प्रतिकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो महात्मा गांधी है उन्होंने सबसे पहले असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन सन 1930 में है, उसके बाद में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन है। ऐसे आंदोलनों के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता है उसकी रूपरेखा में बहुत अच्छी अपनी भूमिका है वो निभाई थी। उनके सत्याग्रह की नींव अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित थी। आज पूरा संसार उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हुए आज़ाद हिंद फौज के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थी। देश में प्रतिवर्ष उनका जन्मदिन गांधी जयंती 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका निधन 30 जनवरी 1948 को हुआ था। तो इनका जो जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। और सुभाष चंद्र बोस हैं, उन्होंने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से गांधी के नाम जारी प्रसारण में उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, उन्होंने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। और इसके अलावा महत्वपूर्ण बातें हैं कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाई जाती है और विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और गांधी जी का जो निधन है वो 30 जनवरी 1948 को हो जाता है। उसके बाद में आगे जो इनके सत्य के प्रयोग, इनकी जो रचना है उसके महत्वपूर्ण अंश हैं, उनका संक्षेप में सार दिया गया है। इनके अलग अलग अंश आएंगे इस रचना के, उनका संक्षेप में यहाँ पर सार दिया गया है। पाठ का सभ्य के पोशाक में जो पहला अंश है सभ्य के पोशाक में, उस अंश के बारे में दिया है कि जहाँ विद्यार्थियों को छंदम आकर्षणों से परे रहकर विद्यार्थी बनने की सलाह देता है। तो इसमें जो सभ्य के पोशाक इनकी रचना का जो अंश है उसमें विद्यार्थियों को एक सभ्य और अनुशासन में रहने के लिए ये रचना है वो संदेश देती है। इसके अलावा वहीं बलवान से भिड़ंत में अन्याय से डटकर मुकाबला करने की हिम्मत बनती है। दूसरा जो अंश है बलवान से भिड़ंत, इसमें अन्याय से डटकर मुकाबला करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करती है। ये रचना इस पर आधारित है। और तीसरा अंश आत्मिक शिक्षा है, इसमें हमें संयम और आत्मनिर्माण के लिए प्रेरित करती है। चौथा अंश इनका शांति निकेतन है। अंश में गांधी जी ने भारतीय जीवन मूल्यों से उत्प्रेरित संस्कार, सहयोग और समरसता से साक्षात्कार कराया है। तो अंतिम फिर वो उनका 5वां जो अंश है खादी का जन्म में स्वावलंबन और स्वदेशी की महत्ता उजागर की है कि स्वदेशी वस्तुएं हैं उनके प्रति लोगों का रुझान ज़्यादा से ज़्यादा हो, ऐसी बात है वो खादी के जन्म नामक जो रचना है उसमें ऐसी बातें कही है। इस प्रकार गांधी जी की आत्मकथा हमें सात्विक और सार्थक जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। साथियों, इसमें आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है। जितने भी जो इसके रचना के जो अंश आएंगे उनको बहुत अच्छी तरह से आपको समझना है ताकि कोई भी बात है वो आपकी समझ से परे न हो। आगे देखना, सबसे पहला अंश आता है सभ्य के पोशाक में। इसमें ये जहां जहां जो पंक्तियां हैं उनको इंगित किया हुआ है, उन्हीं चीज़ों को हम पढ़ेंगे क्योंकि वो ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं। तो सभ्य के पोशाक में लिखा है कि सोल्ट की पुस्तक ने आहार के विषय में अधिक पुस्तकें पढ़ने की मेरी जिज्ञासा को तीव्र बना दिया था। जितनी पुस्तकें मुझे मिली मैंने खरीद ली और पढ़ डाली। तो यहाँ पर गांधी जी बता रहे हैं कि कोई साल्ट नाम का कोई दार्शनिक है और उनकी आहार के विषय में जितनी भी पुस्तकें उनको मिली थी तो उनको उन्होंने पढ़ा, जिसके कारण उन्होंने आहार के प्रति कि किस तरह का आहार है वो लेना चाहिए, भोजन किस प्रकार का शामिल करना चाहिए, तो उनकी पुस्तकें पढ़ने के कारण गांधी जी को है ये प्रेरणा मिलती है। उनमें हार्वर्ड विलियम्स की आहार नीति नामक पुस्तक में अलग अलग युगों के ज्ञानियों, अवतारों और पैगंबरों के आहार
का और आहार विषयक उनके विचारों का वर्णन किया है। डॉक्टर मिसेज और एना किंग्सफोर्ड की उत्तम आहार नीति की नामक पुस्तक भी आकर्षक थी। साथ ही डॉक्टर एलिसन के आरोग्य विषयक लेखों ने भी इससे अच्छी मदद की। तो ये कुछ दार्शनिक थे, जैसे डॉक्टर मिसेज एना किंग्सफोर्ड है या डॉक्टर एलिसन है या सोल्ट है। ये कुछ इस प्रकार के दार्शनिक हैं जिनकी पुस्तकें पढ़ने के कारण गांधी जी की आहार के विषय में जो उनकी धारणा थी वो इनकी क्लियर होती है कि किस तरह का भोजन है वो हमारे को दैनिक जीवन में शामिल अपने खाने में करना चाहिए। उसके बाद में आगे दिया है कि डॉक्टर एलिसन स्वयं अनाहारी थे और बीमारों को केवल अनाहार की सलाह देते थे। और इन सब पुस्तकों के अध्ययन का परिणाम ये हुआ कि मेरे जीवन में आहार विषयक प्रयोगों ने महत्व का स्थान प्राप्त कर लिया। आगे, इसी बीच मेरे उन मित्र को तो मेरी चिंता बनी ही रही। और यहाँ पर जो मित्र गांधी जी बता रहे हैं अपने, यहाँ पर अंग्रेज जो उनके साथी थे उनको यहाँ पर अंग्रेजों को मित्र बताया जा रहा है। इसी बीच मेरे उन मित्र को तो मेरी चिंता बनी रही और उन्होंने प्रेमवश ये माना कि अगर मैं मांस नहीं खाऊंगा तो कमज़ोर हो जाऊंगा। तो गांधी जी के जो अंग्रेज मित्र थे वो ये सोचते थे कि अगर गांधी जी अगर मांस नहीं खाएंगे तो वो शरीर से थोड़े हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे। यही नहीं बल्कि मैं बेवकूफ़ बना रहूँगा क्योंकि अंग्रेज़ों के समाज में घुल मिल न सकूँगा। और वे जानते थे कि मैं अनाहार विषयक पुस्तकें पढ़ता रहता हूँ और उन्हें डर लगा कि इन पुस्तकों को पढ़ने से मैं भ्रमित चित्त बन जाऊँगा। और गांधी जी कई बार ऐसे भी सोचते हैं कि मैं लगातार इन दार्शनिकों की ये पुस्तकें पढ़ता जा रहा हूँ, इनसे मैं कहीं पर भ्रमित नहीं हो जाऊँ। उसके बाद में प्रयोगों में मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा और मुझे जो कुछ करना है उसे भूल जाऊंगा और पोथी पंडित बन बैठूंगा। और गांधी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है उसको मैं भूल बैठूंगा और कहीं ऐसा ना हो कि मैं इन्हीं पुस्तकों को लगातार पढ़ता जाऊं और इनका ही पोथी पंडित रूप बनकर न रह जाऊं। फिर आगे सभ्य के पोशाक में यहाँ पर गांधी जी क्या कर रहे हैं, सभ्य बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो अंग्रेजों का जो समाज है उसी की तरह अपना जो व्यक्तित्व है उसको ढालने का प्रयत्न करते हैं। देखना, 10 पौंड पर बत्ती रखकर शाम को पोशाक सिलवाई और भोले और बादशाही दिल वाले बड़े भाइयों से दोनों जेबों में लटकाने लायक सोने की एक बढ़िया चैन मंगवाई और वह भी मिल गई। बंधी बंधाई टाई पहनना शिष्टाचार में शुमार न था, इसीलिए टाई बांधने की कला हस्तगत की। और देश में आईना हजामत के दिन ही देखने को मिलता था, पर यहाँ तो बड़े आईने के सामने खड़े रहकर ठीक से टाई बांधने और बालों में पट्टी डालकर सीधी मांग निकालने में रोज लगभग 10 मिनट तो बर्बाद होते ही थे। और बाल मुलायम नहीं थे। यहाँ पर देखना, गांधी जी हैं वो अपने सभ्यता के जो लक्षण है वो अंग्रेजों जैसे ग्रहण करना चाहते हैं। तो वो अलग अलग प्रकार से, जैसे अपना सूट है उसमें चैन लटकाना है, सब पोशाक सिलवाना है, टाई बांधना है, इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो करते हैं। बाल मुलायम नहीं थे, इसीलिए उन्हें अच्छी तरह से मुड़े हुए रखने के लिए ब्रुश के साथ रोज लड़ाई चलती थी। यानी कि ब्रुश है उससे वो जो बाल है वो मुड़ नहीं सकते थे, इसीलिए उनको सीधा करने के लिए काफ़ी प्रयास किया जाता था, लेकिन उसमें सफलता गांधी जी को मिल नहीं रही थी। आगे, इतनी टीमटाम काफ़ी नहीं थी, यानी कि इतना जो भी उन्होंने गांधी जी कर रहे थे वो पर्याप्त नहीं था। अकेली सभ्य पोशाक से सभ्य थोड़े ही बना जा सकता है। मैंने सभ्यता के दूसरे कई बाहरी गुण भी जान लिए थे और मैंने उन्हें सीखना चाहता था। सभ्य पुरुष को नाचना जानना चाहिए। उसके बाद में गांधी जी को ऐसा लगता है कि मेरे को सभ्य बनने के लिए नाचना भी आना चाहिए और उन्हें फ्रेंच अच्छी तरह जान लेनी चाहिए और फ्रेंच भाषा है उसका भी अच्छी तरह से जानकार होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंच इंग्लैंड के पड़ोसी फ्रांस की भाषा थी और सारे यूरोप की राष्ट्रभाषा थी। और गांधी जी को ऐसा भी लगता है कि मेरे को फ्रांसीसी भाषा है वो भी आनी ज़रूरी है, क्योंकि समस्त यूरोप है उसमें फ्रांसीसी भाषा है वो बोली जाती है। उसके बाद में मैंने नृत्य सीखने का निश्चय किया। उसके बाद में गांधी जी हैं वो सभ्य बनने के लिए क्या करते हैं कि नृत्य है वो भी सीखने का प्रयास करते हैं और एक कक्षा में भर्ती हुआ और एक सत्र के करीब 3 पौंड जमा किए और कोई 3 हफ्तों में करीब 6 सबक सीखे होंगे। यानी कि कुछ ही नृत्य के जो नृत्य के कदम या तय लय ताल हैं वो सीखे होंगे। पैर ठीक से तालबद्ध पढ़ते न थे, पियानो बजता था पर वह क्या कह रहा है कुछ समझ में नहीं आता था।
कहने का अर्थ ये है कि गांधी जी नृत्य की कला में है वो सिद्धस्त और पारंगत नहीं बन पाए थे, ना ही तो वो जो ताल चलती थी जिस पियानो पर है उस पियानो के साथ में अपनी जो लय ताल है उसको गांधी जी ठीक प्रकार से बना नहीं पा रहे थे। फिर वायलिन बजाना सीख लूं तो सुर और ताल का ख्याल हो जाए। उसके बाद में वो वायलिन भी बजाना चाहते हैं कि कहीं पर वायलिन मेरे को बजाना आ जाए, तो 3 पौंड वायलिन खरीदने में गंवाए और 3 पौंड है वो वायलिन को खरीदने में वो खर्च करते हैं और कुछ उसकी शिक्षा के लिए भी दिए और भाषण करना सीखने के लिए एक तीसरे शिक्षक का घर खोजा और उन्हें भी एक गिनी तो भेंट की ही, उन्हीं को भी कुछ मुद्राएं हैं वो देनी पड़ी और बेल की स्टैंडर्ड एल्यूक्शनिस्ट पुस्तक खरीदी और पिट का भाषण शुरू किया। और वो भाषण लच्छेदार किस तरह से जो अंग्रेज लोग हैं वो भाषण देते हैं, भाषण की कला को सीखने के लिए भी उन्होंने एक शिक्षक है उसको कुछ पैसे दिए थे। इसके अलावा वायलिन बजाना है वो भी उन्होंने सीखने का प्रयास किया, नृत्य करना भी सीखा, पोशाक भी सिलवाई थी, पोशाक पर चेन भी लगवाई। इस प्रकार के न जाने वो कितने प्रकार के प्रयास करते हैं एक सभ्यता के लक्षण ग्रहण करने के लिए। आगे है कि मुझे, उसके बाद में गांधी जी सोचते हैं कि मुझे कौन इंग्लैंड में जीवन बिताना है, लच्छेदार भाषण करना सीख कर मैं क्या करूंगा। उसके बाद में वो स्वयं भी सोचते हैं कि मेरे को कोई इंग्लैंड में थोड़ी जीना है, मेरे को कौन सा यानी कि वहाँ पर लच्छेदार भाषण सीख कर मैं करूँगा क्या, नाच कर मैं सभ्य कैसे बनूंगा, वायलिन तो देश में भी सीखा जा सकता है, मैं तो विद्यार्थी हूँ और मुझे विद्या धन बढ़ाना चाहिए, मुझे अपने पेशे से संबंध रखने वाले की तैयारी करनी चाहिए और मैं अपने सदाचार से सभ्य समझा जाऊं तो ठीक है, नहीं तो मुझे यह लोभ छोड़ देना चाहिए। और वो गांधी जी उसके बाद में स्वयं ये विचार करते हैं कि मेरे को इस तरह से जो सभ्य बनने के लिए जिस प्रकार की तरह तरह की क्रियाक्रम है वो करने पड़ रहे हैं, इन क्रियाक्रम को छोड़कर मेरे को सभ्यता के लक्षण ग्रहण करने चाहिए, ना ही तो मेरे को वायलिन बजाना है, ना ही लच्छेदार भाषणों की जरूरत है और ना ही इसी प्रकार के किसी नृत्य की मेरे को जरूरत है। तो वो अंत में इस फैसले पर आ जाते हैं कि मेरे को एक तरह से सभ्य बनना है। उसके बाद में नाच आदि के जंजाल से निकल जाने की मेरी बात उन्होंने पसंद की और सभ्य बनने की मेरी यह सनक लगभग 3 महीने चली और 3 महीने तक ये पागलपन उनका चलता रहा। कौन सा, कि सभ्य बनने के लिए उन्होंने जो तरह तरह की क्रियाएं की थी उसकी। पोशाक की टीमटाम तो बरसों चली पर अब मैं विद्यार्थी बना और धीरे धीरे है वो विद्यार्थी का एक अनुशासन भरा जीवन किस तरह से होना चाहिए उसको वो ग्रहण करने लगे। उसके बाद में दूसरा अंश शुरू होता है बलवान से भिड़ंत। इस अंश में मैं थोड़ा आपको बता देता हूं कि बलवान से भिड़ंत है, यहाँ पर क्या है कि दक्षिण अफ्रीका में जब गांधी जी गए हुए थे तो वहाँ के कुछ थाने के जो अधिकारी थे वो रिश्वत लेकर तरह तरह के जो अपराधी थे उनको छोड़ दिया करते थे, बदले में उनको है कई अपराधी इस प्रकार के होते थे कि वो बड़े बड़े अपराध कर देते थे लेकिन उनको सजा नहीं होती थी, वो रिश्वत दे देते थे। तो यहाँ पर बलवान से भिड़ंत इसलिए लिखा गया है कि एक तरह से ताकतवर शक्तियां हैं उनके विरुद्ध गांधी जी कैसे लड़े थे, इसके बारे में इस रचना में बताया गया है। देखना, एशियाई अधिकारियों का सबसे बड़ा थाना जोहान्सबर्ग में था। ये दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है, वहाँ पर ये थाना बताया गया है। मैं ये देख रहा था कि उस थाने में हिंदुस्तानी चीनी आदि का रक्षण नहीं बल्कि भक्षण होता था। वहाँ पर कुछ हिंदुस्तानी लोग थे और कुछ चीनी लोग भी थे जिनके साथ में न्याय नहीं हो रहा था। मैं पास रोज़ शिकायतें आती और उसके पास में रोज़ शिकायतें आती गांधी जी के पास में। हकदार दाखिल नहीं हो सकते थे और बिना हक वाले 100 पौंड देकर चले आ रहे हैं और इसका इलाज आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। और उसके बाद में गांधी जी के पास में तरह तरह की शिकायतें आती हैं और उन शिकायतों के बारे में ये कहा जाता है कि अगर आप हैं, अगर इस प्रकार की जो अन्याय हो रही है, इस अन्याय के खिलाफ अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। मेरी यही भावना थी, यदि यह सड़ांध दूर न हो तो मेरा ट्रांसवाल में बसना व्यर्थ माना जाएगा और मेरा यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के इस शहर में मैं जहाँ पर बसा हुआ हूँ वहाँ पर मेरा यहाँ पर आना व्यर्थ समझा जाएगा अगर मैं इस जो गंदगी है, इस तरह की भ्रष्टाचार रूपी, उसको अगर मैं दूर नहीं कर सका तो। फिर मैं प्रमाण जुटाने लगा, कुछ सबूत हैं वो जुटाने लगा। जब मेरे पास परमाणु का अच्छा संग्रह हो गया तो मैं पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचा और मुझे लगा कि उसमें दया और न्याय की वर्ती है। मेरी बात को बिल्कुल अनसुनी करने के बदले उसने मुझे धीरज से सुना और प्रमाण उपस्थित करने को कहा। मैं एक अधिकारी के पास में जाता हूं, गांधी जी ऐसा कहते हैं, और उस अधिकारी
के लिए मेरे ऐसे मन में धारणा थी कि ये मेरे साथ में न्याय भी कर सकता है और ये बिल्कुल है, हमारे जो भी बात हम इनको कहेंगे तो ये बिल्कुल हमारी बातें हैं वो सुनेंगे। उसने मुझे धीरज से सुना, बिल्कुल धैर्य के साथ में सुना और प्रमाण उपस्थित करने को कहा। उन्होंने कुछ सबूत हैं वो उपस्थित करने को कहा और गवाहों के बयान उसने स्वयं ही लिए और उसे विश्वास हो गया। पर जिस तरह मैं जानता था उसी तरह वह भी जानता था कि दक्षिण अफ्रीका में गोरे पंचों और गोरे अपराधियों को दंड दिलाना कठिन है। और वो स्वयं जिस अधिकारी के पास में मैं पहुंचा था उस अधिकारी को भी इस बात का पता था कि यहाँ पर जो दक्षिण अफ्रीका के जो गोरे अधिकारी हैं उनको दंड दिलाना काफ़ी कठिन है, क्योंकि वो तरह तरह की रिश्वत है वो देकर अपने जो भी उनके जो गलत क्रियाक्रम हैं उनको वो छुपा लेते हैं। ऐसा पता गांधी जी को भी था और उस गांधी जी जिस अधिकारी के पास में पहुंचे थे उसको भी इस बात का पता था। फिर आगे, मेरा आना जाना छिपा रह नहीं सकता था, यानी कि मैं जिन अधिकारियों के पास में आता था जिस न्याय के लिए, तो मेरा आना जाना वहाँ पर छिपा नहीं रह सकता था। क्यों? क्योंकि कई लोग देखते थे कि मैं प्राय प्रतिदिन पुलिस कमिश्नर के यहाँ जाता हूँ। इन दो अधिकारियों के छोटे बड़े जासूस तो थे ही और वे दफ्तर पर निगरानी रखते थे। कुछ जासूस लोग इस प्रकार के छोड़े हुए थे कि वो भी इन अधिकारियों के दफ्तरों पर बिल्कुल निगरानी रखते थे कि इन अधिकारियों से कौन व्यक्ति मिलने के लिए आता है और कौन यहाँ से जा रहा है। मेरे आने जाने की खबरें उन अधिकारियों को पहुंचाते और यहाँ मुझे ये कहना चाहिए कि उक्त अधिकारियों का अत्याचार इतना ज़्यादा था कि उन्हें ज़्यादा जासूस नहीं मिलते थे। यदि हिंदुस्तानियों और चीनियों की मुझे मदद न होती तो ये अधिकारी पकड़े ही न जाते। और यहाँ पर गांधी जी स्वयं कह रहे हैं कि अगर हिंदुस्तानी लोग और चीनी लोग हैं, अगर उनकी मदद मेरे को न होती तो ये अधिकारी हैं ये तो कभी पकड़ में आते ही नहीं। फिर आगे, इन दो में से एक अधिकारी भागा और पुलिस कमिश्नर ने बाहर का वारंट निकालकर उसे वापस पकड़वाया और मुकदमा चला। प्रमाण भी मजबूत थे और एक के तो भागने का प्रमाण जूरी के पास में, जूरी यहाँ पर न्यायाधीश को कह रहे हैं, के पास पहुँच चुका था और फिर भी दोनों छूट गए। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार के भ्रष्ट अधिकारी हैं जो रिश्वत देकर भागने का प्रयास करते हैं उस थाने से, तो वो भाग जाते हैं और वो छूट भी जाते हैं, यहाँ पर वापस हैं, वो पकड़े भी जाते हैं लेकिन वो छूट जाते हैं। मुझे बड़ी निराशा हुई। पुलिस कमिश्नर को भी दुख हुआ और वकालत से मुझे अरुचि सी हो गई थी कि जिस पुलिस कमिश्नर ने उन अपराधियों को पकड़ा था उसको भी दुख होता है। और गांधी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि मुझे भी वकालत से अरुचि सी हो गई थी। बुद्धि का उपयोग अपराध को छिपाने में होता देखकर मुझे बुद्धि अप्रिय लगने लगी थी कि बुद्धि है उसका गलत इस्तेमाल हो रहा था। गांधी जी को ऐसा लग रहा था कि लोग हैं बुद्धि का उपयोग है वो अपराध को छिपाने के लिए कर रहे हैं। आगे, इससे मेरी प्रतिष्ठा बढ़ गई और मेरे धंधे में भी वृद्धि हुई और हिंदुस्तानी समाज के जो सैकड़ों पौंड हर महीने रिश्वत में जाते थे उनमें बहुत कुछ बचत हुई। और ये तो नहीं कह सकता कि पूरी रकम बची। बेईमान तो अब भी रिश्वत खाते थे, पर यह कहा जा सकता है कि जो प्रामाणिक थे वे अपनी प्रामाणिकता की रक्षा कर सकते थे। लेकिन अब यानी कि धीरे धीरे लोगों की जागरूकता के कारण जो रिश्वत है वो अब भी चल रही थी, लेकिन अधिकतर लोगों के जागरूक हो जाने के कारण क्या है कि कुछ लोग अपनी मेहनत के बल पर उस जो रिश्वत रूपी अन्याय चल रही थी उसको कुछ कम कर सकते थे। ऐसा यानी कि धीरे धीरे गांधी जी को लगने लगा। साथियों, यहाँ पर अगर कोई बात अगर क्लियर नहीं हो रही है तो आपको आगे है जो प्रश्न उत्तर आएंगे वहाँ पर आपकी बिल्कुल सभी बातें हैं वो क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण अंश लिए गए हैं और उन्हीं अंशों से आपको अध्ययन करवाया जा रहा है। यहाँ पर अगर कुछ बातें अगर छूटती हैं तो उन बातों को आगे बिल्कुल आपका स्पष्ट है वो उन बातों को कर दिया जाएगा। आगे देखना, मेरे इस कार्य का यह प्रभाव पड़ा कि मैं जिन गोरों के संपर्क में आया वे मेरी तरफ से निर्भय रहने लगे और यद्यपि उनके विभागों के विरुद्ध मुझे लड़ना पड़ता था और तीखे शब्द कहने पड़ते थे, फिर भी मेरे साथ मधुर संबंध रखते थे। इस प्रकार का बर्ताव मेरा एक स्वभाव ही था और इसे मैं उस समय ठीक से जानता न था। ये तो बाद में समझने लगा कि ऐसे बर्ताव में सत्याग्रह की जड़ मौजूद है और यह अहिंसा का एक विशेष अंग है। फिर आगे, सत्य के शोध के मूल में ऐसी अहिंसा है। मैं प्रतिक्षण यह अनुभव करता हूँ कि जब तक यह अहिंसा हाथ में नहीं आती तब तक सत्य मिल ही नहीं सकता। यहाँ पर गांधी जी एक बात पर सबसे ज़्यादा जोर देते हैं कि अहिंसा और सत्य हैं, इनको दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता, कि अहिंसा और सत्य हैं वो एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और वो आगे कहते हैं कि व्यवस्था या पद्धति के विरुद्ध झगड़ना शोभा देता है, पर व्यवस्थापक के विरुद्ध झगड़ना
तो अपने विरुद्ध झगड़ने के समान ही है, क्योंकि हम सब एक ही कूंची से रंगे गए हैं और एक ही ब्रह्मा की संतान है। यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे को इंसान है उसके साथ में भेदभाव नहीं करना है, बल्कि इंसान के द्वारा किया जाने वाला जो व्यवहार है उससे नफरत करनी है, कि जो गलत व्यवहार किया जा रहा है उस व्यवहार से गांधी जी कह रहे हैं कि नफरत करनी है, ना कि इंसान से, क्योंकि इंसान इंसान है, वो सभी समान है, वो एक ही ईश्वर की संतान वो यहाँ पर बताते हैं। फिर आगे उसके बाद में 2 अंश खत्म हो चुके हैं, तीसरा अंश स्टार्ट होता है इसी सत्य के प्रयोग रचना का, और उसमें दिया है आत्मिक शिक्षा। विद्यार्थियों के शरीर और मन को शिक्षित करने की अपेक्षा आत्मा को शिक्षित करने में मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ा। वो कह रहे हैं कि विद्यार्थी को शरीर की शिक्षा है या मन की को शिक्षा है वो करना आसान काम है, लेकिन आत्मा को शिक्षित करना है वो बहुत ही परिश्रम भरा काम है, ये ऐसा गांधी जी मानते हैं। आत्मा के विकास के लिए मैंने धर्मग्रंथों पर कम आधार रखा था। मैं मानता था कि विद्यार्थियों को अपने अपने धर्म के मूल तत्व जानने चाहिए, कि जितने भी जो विद्यार्थी हैं वो अगर अपने अपने धर्म को अच्छी तरह से जान लें तो वो वाकई में है वो आत्मिक शिक्षा को अच्छी तरह से जान सकते हैं। आगे है आत्मा की शिक्षा एक बिल्कुल भिन्न विभाग है। इसे मैं टोल्स्टॉय आश्रम के बालकों को सिखाने लगा और उसके पहले ही जान चुका था कि आत्मा का विकास करने का अर्थ है कि चरित्र का निर्माण करना, ईश्वर का ज्ञान पाना, आत्मज्ञान प्राप्त करना। कि आत्मा का अगर विकास हो जाएगा तो उसका सीधा सा अर्थ ये होगा कि बच्चे का चरित्र का निर्माण हो जाएगा, उसको ईश्वर की ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, साथ ही वो आत्मज्ञान अपने स्वयं के ज्ञान के बारे में भी वो जान जाएगा। इस ज्ञान की प्राप्ति करने में बालकों को बहुत ज़्यादा मदद करने की ज़रूरत होती है और इसके बिना दूसरा ज्ञान व्यर्थ है और हानिकारक भी हो सकता है, ऐसा मेरा विश्वास था। और गांधी जी यहाँ पर सबसे ज़रूरी जिस चीज़ को मानते हैं कि वो कह रहे हैं कि बच्चे की आत्मिक शिक्षा है वो ज्ञान उसको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आध्यात्मिक रूपी ज्ञान है वो बच्चे को अगर हो गया तो वो जीवन की कोई भी समस्या है या जीवन के कोई भी क्षेत्र में अपनी जो भूमिका है वो अच्छी तरह से निभा सकता है। मैंने सुना कि लोगों में ये भ्रम फैला हुआ है कि आत्मज्ञान चौथे आश्रम में प्राप्त होता है, कि यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम हैं, तो यहाँ पर गांधी जी एक बात कहते हैं कि मैंने सुना है कि लोगों में ये भ्रम फैला हुआ है, ये भ्रांति फैली हुई है कि आत्मज्ञान चौथे आश्रम में प्राप्त होता है, कि आत्मा का ज्ञान है वो चौथे आश्रम में जाकर व्यक्ति को प्राप्त होगा, यानी कि संन्यास आश्रम में जाकर व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये लोगों में भ्रांति फैली हुई थी। लेकिन जो लोग इस अमूल्य वस्तु को चौथे आश्रम तक मुलतवी रखते हैं, यानी कि गिरवी रखते हैं, वे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करते, वो कभी भी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते जो व्यक्ति चौथे आश्रम तक इस ज्ञान को रखते हैं। बल्कि बुढ़ापा और दयाजनक बचपन पाकर वह पृथ्वी पर भाव स्वरूप बनकर जीते हैं। और यहाँ पर गांधी जी इस बात को ये ऐसे स्पष्ट करते हैं कि बुढ़ापा आ जाने के कारण शरीर सही ढंग से अगर काम ही नहीं कर रहा है तो वो व्यक्ति क्या आध्यात्मिक शिक्षा है उसको ग्रहण कर पाएगा। फिर आगे आत्मिक शिक्षा किस प्रकार दी जाए। बालकों से भजन गवाता, उन्हें नीति पुस्तकें पढ़कर सुनाता, किंतु इससे मुझे संतोष न होता था। जैसे जैसे मैं उनके संपर्क में आता गया मैंने यह अनुभव किया कि यह ज्ञान पुस्तकों द्वारा तो दिया ही नहीं जा सकता। शरीर की शिक्षा जिस प्रकार शारीरिक कसरत द्वारा दी जा सकती है और बुद्धि की बौद्धिक कसरत के द्वारा, उसी प्रकार आत्मा की शिक्षा आत्मिक कसरत के द्वारा दी जा सकती है। यहाँ पर गांधी जी कह रहे हैं कि शरीर की शिक्षा है वो शारीरिक कसरत के द्वारा और बुद्धि की शिक्षा बौद्धिक शिक्षा के द्वारा दी जा सकती है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि जो आत्मा की शिक्षा है वो आध्यात्मिकता के आधार पर, आत्मिक कसरत के आधार पर उसको बच्चे को दी जा सकती है। तो गांधी जी पहले तो कुछ इस प्रकार के प्रयास करवाए बच्चों को कि उनको कुछ भजन गवाते थे, उनको कुछ नैतिक ज्ञान से संबंधित कुछ पुस्तकें हैं वो भी उनको पढ़वाया करते थे, लेकिन इससे गांधी जी को संतोष नहीं हुआ। तो धीरे धीरे वो इसका कोई और हल है वो निकालने का प्रयास करते हैं। मैं यह समझा कि मुझे अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए अच्छा बनना और रहना चाहिए। अतएव कहा जा सकता है कि टोल्स्टॉय आश्रम में मेरा अधिकतर संयम इन युवकों और युवतियों की बदौलत ही था। और धीरे धीरे गांधी जी ये भी समझते थे कि मैं जिन अपने इन विद्यार्थियों को आत्मिक शिक्षा दे रहा हूँ उसके लिए मेरे को स्वयं को पहले अच्छा बनना है और मेरे को अच्छी तरह से अनुशासन है वो ग्रहण करना है। फिर आगे आश्रम में एक युवक बहुत उधम मचाता था। यहाँ पर गांधी जी एक किस्सा बताते हैं कि आश्रम में एक युवक बहुत उधम मचाता था, यानी कि काफ़ी शरारती व्यक्ति था और झूठ बोलता था और किसी से दबता नहीं था और दूसरों के साथ लड़ता झगड़ता रहता था। और एक दिन उसने बहुत ही उधम मचाया, काफ़ी शरारती की और मैं घबरा उठा और मैं विद्यार्थियों को कभी सजा नहीं देता था।
इस बार मुझे बहुत क्रोध हो आया और मैं उनके पास पहुंचा और समझाने पर वह किसी प्रकार समझता ही नहीं था। उस बच्चे को मैंने काफ़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी प्रकार से समझना चाहता ही नहीं था। उसने मुझे धोखा देने का भी प्रयत्न किया और मैंने अपने पास पड़ा हुआ रूल उठाकर उसकी बाह पर दे मारा और एक कोई वस्तु उठाई और मैंने उसकी बाह पर जोर से दे मारी। मारते समय मैं काँप रहा था और जैसे ही मैं उस बच्चे को मार रहा था उस समय मैं स्वयं भी काँप रहा था, गांधी जी ऐसा कहते हैं। और इसे उसने देख लिया होगा। मेरी ओर से ऐसा अनुभव किसी विद्यार्थी को इससे पहले नहीं हुआ था और विद्यार्थी रो पड़ा और उसने मुझसे माफ़ी मांगी। और जैसे ही उस वस्तु की उसको लगी बच्चे को, तो विद्यार्थी हो वो रोता है और बदले में वो गांधी जी से माफ़ी भी मांगता है। ऐसा एक किस्सा है, वो गांधी जी सुनाते हैं। फिर आगे, बालकों को मारपीट कर फटाने का मैं हमेशा विरोधी रहा हूँ और मुझे ऐसी एक घटना याद है कि जब मैंने अपने लड़कों में से एक को पीटा था और रूल से पीटने में मैंने उचित कार्य किया या नहीं, इसका निर्णय आज तक नहीं कर सका हूँ। उसके बाद में आगे कह रहे हैं कि वह युवक तो इस घटना को तुरंत भूल गया और मैं यह नहीं कह सकता कि उसमें बहुत सुधार हो गया, पर उस घटना ने मुझे इस बात के लिए अधिक सोचने के लिए विवश किया कि विद्यार्थी के प्रति शिक्षक का धर्म क्या है। कि गांधी जी है उस बच्चे को पीट जरूर दिया, लेकिन उसके बाद में वो बच्चा भी उस घटना को भूल जाता है। लेकिन गांधी जी कह रहे हैं कि मुझ में ये तो नहीं कह सकता कि उस बच्चे में बहुत सुधार हो गया, पर वो घटना हुई थी, उस घटना से मेरे को ये सोचने पर विवश किया कि एक शिक्षक का है वो अपने बच्चे के प्रति या जो विद्यार्थी है उसके प्रति क्या दायित्व होना चाहिए। फिर आगे अगला अंश है वो शांति निकेतन से शुरू होता है। ये शांति निकेतन आश्रम है, इसमें देखना क्या क्या क्रियाक्रम होते हैं। राजकोट से मैं शांति निकेतन गया। राजकोट गुजरात का एक शहर है और वहाँ से वो शांति निकेतन जाते हैं। वहीं शांति निकेतन के अध्यापकों और विद्यार्थियों ने मुझ पर अपना प्रेम बरसाया। वहाँ के जो जितने भी शांति निकेतन के जो अध्यापक शिक्षक गण थे वो और विद्यार्थी हैं वो उन्होंने मेरे से काफ़ी प्रेम किया और स्वागत की विधि में सादगी, कला और प्रेम का सुंदर मिश्रण था। और वहाँ मैं काका साहब कालेलकर से पहले मिला और जिस व्यक्ति से मैं सबसे पहले मिला वो थे काका कालेलकर। उसके बाद में कालेलकर काका साहब क्यों कहलाते थे ये मैं उस समय नहीं जानता था, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि केशवराव देशपांडे जो विलायत में मेरे समकालीन थे और जिनके साथ विलायत यहाँ पर विदेश को कह रहे हैं, में मेरा अच्छा परिचय हो गया था और बड़ौदा राज्य में गंगनाथ विद्यालय चला रहे हैं। उनकी अनेक भावनाओं में से यह एक भी थी कि विद्यालय में पारिवारिक भावना है वो होनी चाहिए। इस विचार से वहाँ अध्यापकों के नाम रखे गए थे। उनमें कालेलकर को काका नाम मिला और फड़के मामा बने और हरि शर्मा है वो अणा कहलाए। यानी कि कहने का अर्थ है कि काका साहब कालेलकर हैं वो काका साहब क्यों कहलाते थे, इसके पीछे गांधी जी ने एक बात बताई थी कि विद्यालय में परिवार की भावना होनी चाहिए और वहाँ पर सभी अध्यापकों के नाम रखे गए थे। जैसे काका कालेलकर को काका नाम दिया गया था, बलवंत राय फड़के थे उनको मामा का नाम दिया गया था, हरिहर शर्मा है उनको अणा के नाम से संबोधित किया जाता था। शांति निकेतन में मेरे मंडल को अलग से ठहराया गया था। यहाँ मगनलाल गांधी उस मंडल को संभाल रहे थे। मगनलाल गांधी हैं ये गांधी जी के पुत्र हैं, तो वो एक मंडल को संभाल रहे थे और फिनिक्स आश्रम के सब नियमों का पालन सूक्ष्मता से करते और कराते थे। मैंने देखा कि उन्होंने प्रेम, ज्ञान और उद्योग के कारण शांति निकेतन में अपनी सुगंध फैला दी थी। यहाँ पर गांधी जी अपने पुत्र के बारे में कह रहे हैं कि वो जो भी कार्य कर रहे थे वो बहुत ही सही ढंग से कर रहे थे, कि इसके बदौलत ये हुआ कि उन्होंने आश्रम में प्रेम, ज्ञान और उद्योग है उसके अपनी जितने भी जो क्रियाक्रम हैं उनके बदले में शांति निकेतन में अपनी जो प्रसिद्धि है वो उनकी काफ़ी फैली हुई थी एक सुगंध के रूप में। फिर आगे, अपने स्वभाव के अनुसार मैं विद्यार्थियों और शिक्षकों में घुल मिल गया और स्वपरिश्रम के विषय में चर्चा करने लगा। मैंने वहाँ के शिक्षकों के सामने ये बात रखी कि वेतनिक रसोइयों के बदले शिक्षक और विद्यार्थी अपनी रसोई स्वयं बना लें तो अच्छा हो, और ऐसा करने से आरोग्य और नीति की दृष्टि से रसोई घर शिक्षक समाज का प्रभुत्व स्थापित होगा और विद्यार्थी स्वावलंबन और स्वयं पाक पदार्थ पाठ सीखेंगे। यहाँ पर गांधी जी ये भी कह रहे हैं कि जितने भी जो विद्यार्थी हैं वो अगर स्वयं रसोई के जितने भी जो कार्य हैं वो सीखें तो उनमें एक तो स्वावलंबन की स्वयं की का गुण आएगा और वो बहुत कुछ रसोई से संबंधित जो पकवान है उनके बनाने के से संबंधित जो क्रियाएँ हैं उसको भी अच्छी तरह से वो सीख सकेंगे। फिर आगे, एक मंडली साग काटने वालों की बनी, दूसरे अनाज साफ करने वालों की और रसोई घर के आसपास शास्त्रीय ढंग से
साफ सफाई रखने में के काम में नगेन बाबू आदि जुट गए और उन लोगों को कुदाली का काम करते देखकर मेरा हृदय नाच उठा। और वहाँ पर शांति निकेतन आश्रम में गांधी जी क्या देखते हैं कि एक मंडली है वो तो साग काटने व सब्जी काटने वालों की बन गई है, दूसरी मंडली है वो अनाज साफ कर रही है, रसोई घर के आसपास में यानी कि कुछ लोग हैं वो सफाई भी कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं वो कुदाली लेकर जितना भी जो अवांछित घास फूस है उसको भी काटने का काम है वो कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को देखकर गांधी जी है वो काफ़ी प्रसन्नित हो जाते हैं। फिर आगे, बर्तन मांजने वाली टुकड़ी थकान उतारने के लिए कुछ विद्यार्थी वहां सितार बजाते थे और विद्यार्थियों ने प्रत्येक काम को पर्याप्त उत्साह से अपना लिया और समूचा शांति निकेतन मधुमक्खियों की छत्ते की भांति गूंजने लगा। फिनिक्स का रसोई घर स्वावलंबी बन गया था और यही नहीं बल्कि उसमें रसोई भी बहुत सादी बनती थी और मसालों का त्याग किया गया और अतिव भात यानी कि चावल, दाल, साग और गेहूं के पदार्थ भी भाप के द्वारा पका लिए जाते थे और वहाँ पर अनेक प्रकार के पकवान हैं वो बनाए जाते थे। खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो लोग मदद किया करते थे, जिन जिन क्षेत्रों में जहाँ जहाँ पर विद्यार्थियों को ज़रूरत होती एक दूसरे की मदद करते थे, जितने भी जो पकवान रसोई के लिए बनवाने होते थे उनमें। फिर आगे, मेरा विचार है कि शांति निकेतन में कुछ समय रहने का था, किंतु विधाता मुझे जबरदस्ती घसीट कर ले गया। मैं मुश्किल से वहाँ 1 सप्ताह रहा होऊंगा। इतने में पूना से गोखले का अवसान का तार मिला। इतने में जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं उनकी मृत्यु का समाचार है वो उनको मिलता है, एक तार मिलता है और शांति निकेतन शोक में डूब गया। और जैसे ही यानी कि गोखले की मृत्यु का समाचार है वो उनको प्राप्त हुआ तो समस्त शांति निकेतन है वो शोक में डूब जाता है। सब मेरे पास संवेदना के लिए आए और मंदिर में विशेष सभा की गई और यह गंभीर दर्द से अपूर्व था। मैं उसी दिन पूना के लिए रवाना हुआ। फिर आगे, बर्दवान तक एंड्रयूज मेरे साथ आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि क्या आपको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में आपके लिए सत्याग्रह करने का अवसर आएगा। यहाँ पर एक कोई अन्य गांधी जी के साथी हैं और वो उनसे पूछते हैं कि आपको क्या लगता है ऐसा, वो प्रश्न करते हैं उससे कि हिंदुस्तान में आपके लिए सत्याग्रह करने का कोई अवसर आएगा और अगर ऐसा हो तो कब आएगा, इसकी कोई आपको कल्पना आपको है। तो वो ऐसा प्रश्न उस गांधी जी से किया जाता है। फिर आगे गांधी जी क्या कहते हैं कि मैंने जवाब दिया कि इसका उत्तर देना कठिन है। अभी 1 वर्ष तक तो मुझे कुछ करना ही नहीं है और गोखले ने मुझसे प्रतिज्ञा करवाई है कि मुझे 1 वर्ष तक देश में भ्रमण करना है। किसी भी सार्वजनिक प्रश्न पर अपना विचार न तो बनाना है न प्रकट करना है। मैं इस प्रतिज्ञा का अक्षरशः पालन करूंगा। गोपाल कृष्ण गोखले हैं, उन्होंने गांधी जी को एक प्रतिज्ञा करवाई थी कि आपको 1 वर्ष तक देश में भ्रमण करना है और देश की स्थिति है उसके ऊपर गौर करना है और किसी भी सार्वजनिक विचार प्रश्न पर आपका न तो कोई विचार बनाना है और न ही उसको प्रकट करना है। तो गांधी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं उनकी प्रतिज्ञा है उसका अक्षरशः है पालन करूंगा। बाद में मुझे भी किसी प्रश्न पर कुछ कहने की जरूरत होगी तभी मैं कहूँगा। इसलिए मैं नहीं समझता कि 5 वर्ष तक सत्याग्रह करने का कोई अवसर आएगा। आगे देखना, मुझे ये कहना अप्रस्तुत न होगा कि हिंद स्वराज में मैंने जो विचार व्यक्त किए थे, हिंद स्वराज है वो गांधी जी की पुस्तक का नाम है। वो गांधी जी कहते हैं कि मैंने उसमें जो विचार व्यक्त किए हैं, गोखले उनका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि आप 1 वर्ष तक हिंदुस्तान में रहकर देखेंगे तो आपके विचार अपने आप ठिकाने आ जाएंगे, यानी कि आप 1 वर्ष तक हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की हालत देखोगे। गांधी जी को गोखले ने कहा था कि आप 1 वर्ष तक अगर हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की स्थिति को देखोगे तो आपके विचार हैं वो बिल्कुल ठिकाने आ जाएंगे। आपको पूरी स्थिति का पता लग जाएगा कि देश में क्या हालत और क्या व्यवस्था हो रखी है। अंतिम फिर जो 5वां अंश है खादी का जन्म, कि किस तरह से खादी है उससे कपड़े बनते थे और गांधी जी उसमें किस प्रकार का सहयोग करते थे और जितने भी जो कर्मचारी हैं वो खादी के वस्त्र बनाने के लिए क्या क्या प्रयास है उन्होंने किए थे, इसके बारे में इस अंतिम अंश में हम अध्ययन करेंगे। मुझे याद नहीं पड़ता कि सन 1908 तक मैंने चरखा या करगा कहीं देखा हो, फिर भी मैंने हिंद स्वराज में यह माना है कि चरखे के जरिए हिंदुस्तान की कंगालियत मिट सकती है। गांधी जी का ऐसा विश्वास है कि गांधी जी ने हिंद स्वराज अपनी पुस्तक है उसमें ये माना था बिल्कुल कि चरखे के जरिए हिंदुस्तान की कंगालियत मिट सकती है, यानी कि हिंदुस्तान की गरीबी है वो मिट सकती है। ये तो सब के सब समझ सकने जैसी बात है कि जिस रास्ते से भूखमरी मिटेगी उसी रास्ते से स्वराज मिलेगा। सन 1915 में मैं दक्षिण अफ्रीका से हिंदुस्तान वापस आया, तब भी मैंने चरखे के दर्शन नहीं किए थे। फिर आगे, आश्रम में हम सब कलम चलाने वाले, व्यापार करना जानने वाले लोग इकट्ठा हुए और हम में से कोई कारीगर नहीं था। आश्रम में हम जितने भी जो लोग इकट्ठा हुए थे उनमें सबके सम हैं वो, यानी कि कलम चलाने वाले, व्यापार करने वाले लोग हुए थे, वो थे हम।
तो हमारे में से ऐसा कोई भी कारीगर नहीं था, इसीलिए करगा प्राप्त करने के बाद बुनना सिखाने वाले की आवश्यकता पड़ी। और काठियावाड़ और पालनपुर से करगा मिला और एक सिखाने वाला आया और उसने अपना पूरा हुनर नहीं बताया, यानी कि पूरी कलाकारी है उसने नहीं बताई, पर मगनलाल गांधी शुरू किए गए काम को जल्दी छोड़ने वाले न थे। उनके हाथ में कारीगरी तो थी ही और इसीलिए उन्होंने बुनने वाले की कला को पूरी तरह समझ ली। और मगनलाल गांधी है, उन्होंने जो हमारे जिस कलाकार को हमने बुलाया था करखा चलाने के लिए, तो उसकी कला को मगनलाल गांधी है उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसको समझा था। फिर आगे, हिंदुस्तान में बुनकरों के जीवन की, उनकी आमदनी की सूत प्राप्त करने में होने वाली उनकी कठिनाई की और इसमें वे किस प्रकार ठगे जाते थे और आखिर किस प्रकार दिन दिन कर्जदार होते जाते थे, इन सब की जानकारी हमें मिली और हम स्वयं अपना कपड़ा तुरंत बुन सकें ऐसी स्थिति तो थी ही नहीं। इस कारण से बाहर से बुनकरों की हमें अपनी आवश्यकता का कपड़ा बुनवाना पड़ता था और हमारे को जो कपड़े हैं वो बाहर के बुनकरों से तैयार करवाने पड़ते थे। दूसरे जो बुनकर थे उनकी ज़रूरत पड़ती थी, इसीलिए हमारे को ऐसे भी लगता था कि बाहर के बुनकर हैं उनसे हम वो कपड़े हैं ये बुनवाते हैं, क्यों ना इस खादी के वस्त्रों का प्रयोग है वो अपने ही इस आश्रम में किया जाए और यहाँ पर ही कुछ बुनकरों को बुलाकर इस कला को क्यों ना सीखा जाए, ऐसा गांधी जी सोचते हैं। फिर आगे, ये सब देखकर हम हाथ से काटने के लिए अधीर हो उठे और हमने देखा कि जब तक हाथ से काटेंगे नहीं और तब तक हमारी पराधीनता बनी रहेगी। और वो कह रहे हैं कि जब तक हमने इस कला को अगर सीखा नहीं और हमने ये काटना है, जो सूत काटने का काम है, इसको अगर अच्छी तरह से सीखा नहीं, हमारी पराधीनता ऐसी ही बनी रहेगी। और वो सोचते हैं कि हम ऐसे ही पराधीन हैं, वो दूसरे के अधीन है, वो बने रहेंगे। फिर आगे, एक बार कालिदास वकील एक बहन को खोज कर लाए और उन्होंने कहा कि यह बहन सूत काट कर दिखाएगी और उसके पास एक आश्रमवासी को भेजा जो नए काम सीखने लेने में बड़े होशियार थे, पर हुनर उनके हाथ नहीं लगा। एक बार यानी कि कोई कालिदास नाम का कोई वकील था और वो एक किसी बहन को खोज कर लेकर आते हैं, किसी महिला को लेकर आते हैं और वो सूत काटने में माहिर थी, लेकिन एक आश्रमवासी को भेजा जाता है उसके पास में, उस महिला के पास में उस सूत काटने की कला को सीखने के लिए, लेकिन उसके पास उसको भी उस महिला का जो हुनर है या उसकी जो कला है वो उसको ठीक से समझ में नहीं आई। फिर आगे, सन 1917 में मेरे गुजराती मित्र मुझे बढ़ों शिक्षा परिषद में घसीट ले गए थे और वहाँ महासासी विधवा बहन गंगाबाई मुझे मिली। वे पढ़ी लिखी अधिक भी नहीं थी, पर उनमें हिम्मत और समझदारी साधारणतया जितनी शिक्षित बहनों में होती है उससे अधिक थी। उन्होंने अपने जीवन में अस्पृश्यता की जड़ काट डाली थी और वे बेधड़क दलितों से मिलती थी और उनकी सेवा करती थी। और यहाँ पर एक जो गंगाबाई नाम की महिला है उसके बारे में कह रहे हैं कि वो, गांधी जी बताते हैं कि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, वो हिम्मत वाली भी थी और वो उसमें काफ़ी समझदारी भी थी। और यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि वो महिला थी, उन्होंने अस्पृश्यता की यानी कि छुआछूत है उसकी जड़ भी काट डाली थी, ऐसी प्रथा उसको भी उसमें ख़त्म करने में काफ़ी अपनी भूमिका निभाई थी। और वो बेधड़क दलितों से मिलती थी, जो समाज के हाशिए से पिछड़े हुए लोग हैं उनसे भी वो मिलने का काम है वो करती थी और उनकी सेवा है वो करती थी। फिर आगे, अब देखना ये अध्याय है ये समाप्त हो चुका है और साथियों अब एक एक करके जितने भी जो सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी की आत्मकथा का जो अंश है उसमें पर्सन हैं वो एक एक करके आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तो यहाँ पर अगर आपको इस रचना के अंदर जो भी अंश आपको पढ़ाए गए हैं, यहाँ पर अगर कोई बात अगर रह गई है जो आपकी समझ से परे हो तो वो इन प्रश्नों में क्लियर हो जाएगी। आप इन प्रश्नों को बहुत ही ध्यानपूर्वक जरूर देखें। जैसे लिखा है कि सत्य के प्रयोग रचना किस शैली में रचित है, तो सत्य के प्रयोग जो रचना है ये आत्मकथा शैली में रचित एक रचना है। उसके बाद में दूसरा सवाल है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ, तो गांधी जी का जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ, तो गांधी जी का जन्म है वो गुजरात के पोरबंदर में होता है। फिर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता गांधी जी थे, जिन्होंने सन 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जैसे महत्वपूर्ण आंदोलनों की अगुवाई की थी, इसीलिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। गांधी जी की सत्याग्रह की नींव की सिद्धांत पर टिकी हुई थी, तो गांधी जी सत्याग्रह की जो नींव टिकी हुई थी वो अहिंसा के सिद्धांत पर थी। अहिंसा के सिद्धांतों का पालन करके सत्याग्रह है, सत्य के लिए आग्रह है वो किया जा सकता है। फिर आगे 6 नंबर के सवाल में है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया,
तो गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी को राष्ट्रपिता कब कहा गया? 6 जुलाई 1944 को एक रेडियो प्रसारण के तहत सुभाष चंद्र बोस हैं वो गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं। साथियों, अगर आपने इससे पहले का जो अध्याय है उसने कहा था जो चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी की एक रचना है, अगर उसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाएं और वहाँ पर उसका ज़रूर अवलोकन आपको करना है, ताकि उस अध्याय में भी बहुत सारे अंशों का हमने अध्याय करवाया, शिक्षण कार्य करवाया है और बहुत सारे प्रश्न हैं उनको भी वहाँ पर हल करवाया है। तो उस अध्याय को अगर आप संपूर्ण देखते हैं पूरी तरह से तो उसमें कोई भी प्रश्न आपका अधूरा नहीं रहेगा। आपको संपूर्ण उस अध्याय से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो बिल्कुल आपकी स्पष्ट हो जाएंगी। 8 नंबर के सवाल में गांधी जी के नाम प्रसारित किस रेडियो के माध्यम से राष्ट्रपिता कहा गया? तो रंगून रेडियो के माध्यम से गांधी जी को राष्ट्रपिता है वो कहा गया था। भारत में गांधी जी का जन्म किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। फिर है विश्व में गांधी जी का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? तो विश्व में गांधी जी का जन्म दिवस है वो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर आगे दूसरी जो रचना है वो दूसरी क्या प्रथम अंश है वो सभ्य के पोशाक में वो अंश स्टार्ट होता है और उससे प्रश्न है वो आते हैं। गांधी जी का निधन कब हुआ? तो गांधी जी का निधन है वो 30 जनवरी 1948 को हो जाता है। किसकी पुस्तक ने आहार के विषय में पुस्तकें पढ़ने की गांधी जी की जिज्ञासा को और बढ़ा दिया? तो सोल्ट की पुस्तक है, उसको पढ़ने के बाद में गांधी जी की आहार के विषय में पुस्तकें पढ़ने की जिज्ञासा है उसको और बढ़ा दिया था। 13 नंबर के सवाल में आहार नीति पुस्तक के रचयिता कौन है? तो आहार नीति पुस्तक के रचयिता हैं हार्वर्ड विलियम्स। डॉक्टर मिसेज एना किंग्सफोर्ड की पुस्तक का क्या नाम है? तो डॉक्टर मिसेज एना किंग्सफोर्ड की पुस्तक का नाम है उत्तम आहार नीति। दवा के बदले केवल आहार के हेरफेर से ही रोगी को निरोग करने की पद्धति के समर्थक कौन थे? कि दवा के बदले हैं वो आहार से ही हेरफेर, आहार को भी बदल बदल कर अगर रोगी को दिया जाए तो रोगी है वो निरोग हो जाएगा, ऐसी पद्धति के समर्थक थे डॉक्टर एलिंसन। फिर 16 नंबर के सवाल में आहार संबंधी पुस्तकों का गांधी जी के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? उनके जीवन में आहार विषयक प्रयोगों ने महत्व स्थान प्राप्त कर लिया कि वो आहार के विषय में अत्यधिक पुस्तकें पढ़ने के कारण वो इससे कि कौन सा आहार है वो शरीर के लिए अच्छा है और कौन सा नहीं है, इनके बारे में वो अच्छी तरह से जान चुके थे अधिक पुस्तकें पढ़ने के कारण। गांधी जी के अंग्रेज मित्रों को गांधी जी की किस बात की चिंता थी? तो गांधी जी के अंग्रेज मित्रों को गांधी जी की इस बात की चिंता थी कि अगर वे मांस नहीं खाएंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे और वे अंग्रेज़ों के समाज में इस कारण घुल मिल है वो नहीं सकेंगे। फिर आगे अंग्रेज मित्रों ने गांधी जी को किस भोजनालय में बुलाया? तो अंग्रेज मित्रों ने गांधी जी को है वो हार्बन भोजनालय में बुलाया था। और गांधी जी अंग्रेज समाज में रमने के लिए कपड़े कहाँ से सिलवाए थे? तो गांधी जी ने आर्मी और नेवी स्टोर से अंग्रेजों के जो समाज में रमने के लिए जो कपड़े हैं वो सिलवाए थे। आगे है कि गांधी जी ने चिमनी टोपी कितने शिलिंग में बनवाई? तो 19 शिलिंग में ये मुद्रा है उसमें ये टोपी है वो बनवाई थी गांधी जी ने। यूरोप की राष्ट्रभाषा क्या थी? तो यूरोप की राष्ट्रभाषा है वो इस अध्याय में फ्रेंच भाषा को बताया गया है। फिर आगे बेल की पुस्तक का क्या नाम है? बेल नाम का एक दार्शनिक था, उनकी पुस्तक का नाम पूछा है तो उनकी पुस्तक का नाम है स्टैंडर्ड एल्यूशनिस्ट। फिर आगे गांधी जी के सर से अंग्रेजी सभ्यता का भूत किस विद्वान की पुस्तक पढ़ने से उतरा? तो गांधी जी से अंग्रेजी सभ्यता का भूत वो उतरता है एक विद्वान की पुस्तक पढ़ने से। बेल की पुस्तक पढ़ने के बाद में जो अंग्रेजी सभ्यता की जो बनने की सनक है वो उतरती है बेल की पुस्तक पढ़ने के बाद में। फिर आगे फिर जो अंश है अगला जो अंश है बलवान की भिड़ंत, इसमें से कुछ प्रश्न हैं वो देखना आप। एशियाई अधिकारियों का थाना कहाँ स्थित है? तो एशियाई अधिकारियों का थाना है वो जोहान्सबर्ग में था, दक्षिण अफ्रीका में ये था ही, ये दक्षिण अफ्रीका का शहर है। फिर आगे गांधी जी अफ्रीका में किस स्थान पर रहते थे? तो गांधी जी अफ्रीका में ट्रांसवाल में रहते थे। अफ्रीका में कैसे लोगों को दंडित करना कठिन था? तो गोरे पंचों द्वारा गोरे अपराधियों को दंडित करना बहुत ही कठिन काम था। गांधी जी की अफ्रीका की जेल में भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ने में किसने मदद की? तो गांधी जी की अफ्रीका में जेल में भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ने में जिन्होंने मदद की तो वो थे हिंदुस्तानी और चीनी लोग। आगे है गांधी जी को बुद्धि अप्रिय क्यों लगने लगी? यहाँ पर कह रहे हैं कि तो गांधी जी को बुद्धि का उपयोग है वो अपराध को छुपाने में किया जाता था, इसीलिए गांधी जी को बुद्धि है वो अप्रिय लगने लगी थी।
फिर इसी में एक प्रश्न और है कि गांधी जी का स्वभाव कैसा था, तो वे दूसरों की मदद करते थे। फिर आगे, गांधी जी किसके पक्ष में थे, तो गांधी जी हैं वो अहिंसा के पक्ष में थे, सत्य के पक्ष में और प्रेम के पक्ष में थे। सत्य के शोध में मूल क्या है कि सत्य को कैसे खोजा जा सकता है, तो सत्य को गांधी जी कहते हैं कि अहिंसा के साथ में खोजा जा सकता है। फिर आगे 32 में है कि गांधी जी ने किसके साथ झगड़ना शोभा बताया है, तो गांधी जी कह रहे हैं कि व्यवस्था और पद्धति के साथ में मनुष्य को जरूर झगड़ना चाहिए, लेकिन मनुष्य को मनुष्य से नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम सभी एक ही ब्रह्मा की संतान है, ऐसी बात वो इस अध्याय में कहते हैं। गांधी जी किसे झगड़ना अपने से झगड़ने के समान बताया है कि व्यवस्था के विरुद्ध झगड़ना वो कह रहे हैं कि अपने से झगड़ने के समान ही है। 34 नंबर के सवाल में गांधी जी के अनुसार किस कारण संसार को हानि पहुंचती है, तो व्यवस्थापक की शक्तियों का अनादर करने पर गांधी जी कहते हैं कि वो हानि है वो पहुंचती है। फिर आता है आत्म शिक्षा, अगला अंश। इससे कुछ प्रश्न हैं वो देखना। गांधी जी के अनुसार शरीर व मन की अपेक्षा किसको शिक्षित करने में अधिक परिश्रम लगता है, कि गांधी जी वो कह रहे हैं कि शरीर और मन की अपेक्षा जिसको शिक्षित करने में अधिक परिश्रम लगता है वो है आत्मा। गांधी जी बुद्धि की शिक्षा का अंग किसे मानते थे, तो वो कह रहे हैं कि धर्म ग्रंथों का ज्ञान है उसको बुद्धि की शिक्षा का अंग मानते हैं वो। 37 में गांधी जी ने आत्मकथा की शिक्षा किस आश्रम के बच्चों को सिखाना शुरू किया, तो गांधी जी ने आत्मा की शिक्षा है वो टोल्स्टॉय के आश्रम के जो बच्चे थे उनको सिखाने का काम किया था। आत्मा के ज्ञान को लेकर लोगों में क्या भ्रम है, गांधी जी कहते हैं कि आत्मज्ञान है वो चौथे आश्रम में प्राप्त होता है, वो ऐसा भ्रम है वो लोगों में फैला हुआ है। जबकि चौथे आश्रम में गांधी जी ये भी कहते हैं कि शरीर व्यक्ति का बुढ़ापा आ जाता है और बुढ़ापा आने के कारण शरीर सही ढंग से अगर काम ही नहीं कर रहा है तो वो व्यक्ति आत्मिक शिक्षा को क्या ग्रहण करेगा। कैसे व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, जो इससे चौथे आश्रम के लिए टाल देते हैं। चौथे आश्रम में टालने वाले व्यक्ति हैं वो कभी भी आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। आगे, आत्मज्ञान प्राप्त नहीं व्यक्ति पृथ्वी पर बाहर रूप कैसे बन जाते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करने पर व्यक्ति, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, पृथ्वी पर बाहर रूप कैसे बन जाते हैं, तो वे यहाँ पर बुढ़ापा और दयाजनक बचपन पाकर हैं वो बाहर स्वरूप बनकर रह जाते हैं। व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो वो आत्मा का ज्ञान है वो प्राप्त नहीं कर पाता, इसके कारण यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि वो आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता। आत्मा की शिक्षा किस प्रकार की जाती है, तो आत्मिक कसरत के द्वारा आत्मिक शिक्षा है वो प्राप्त की जा सकती है। किस प्रकार की जाती है, की नहीं यहाँ पर दी जाती है, ये यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है कंप्यूटर के द्वारा, ये भी यहाँ पर की जाती है। आत्मा की शिक्षा किस प्रकार दी जाती है, ऐसे होगा तो आत्मा की शिक्षा है वो कसरत के द्वारा दी जा सकती है। 42 में गांधी जी के अनुसार आत्मिक शिक्षा किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है, तो आत्म चेतना के द्वारा आत्मिक शिक्षा है वो प्राप्त की जा सकती है। आत्मा की कसरत किसके आचरण के द्वारा की जा सकती है, तो शिक्षक के आचरण के द्वारा आत्मा की जो कसरत की जो शिक्षा है वो शिक्षक के आचरण के द्वारा दी जा सकती है। कि शिक्षक अगर सभ्य और अनुशासनशील हुआ तो उसकी शिक्षा का प्रभाव है वो उसके विद्यार्थियों पर भी बहुत पड़ेगा। 44 में टोल्स्टॉय आश्रम में गांधी जी में अधिकतर संयम किसके कारण था, आश्रम के युवक और युवतियों के कारण। ये ऐसा बताते हैं कि टोल्स्टॉय आश्रम में गांधी जी का अधिकतर संयम है वो आश्रम के युवक और युवतियों के कारण था। राजकोट से गांधी जी का रचनांतरण, ये भी यहाँ पर कंप्यूटर का मिसप्रिंट हुआ है, रचनांतरण नहीं स्थानांतरण कहाँ हुआ, तो वो हो गया था उनका शांति निकेतन में। गांधी जी शांति निकेतन में सबसे पहले किससे मिले थे, तो गांधी जी शांति निकेतन में सबसे मिले थे काका साहब कालेलकर से। विलायत में गांधी जी के समकालीन कौन था, विदेश में गांधी जी के समकालीन कौन थे, तो केशवराय देशपांडे उनके समकालीन थे। केशवराय देशपांडे बड़ौदा में कौन सा विद्यालय चलाते थे, तो वो विद्यालय चलाते थे गंगनाथ विद्यालय। गंगनाथ विद्यालय में सबको परिवार के सदस्यों के सम्मान शब्द क्यों बोले जाते थे, क्योंकि वहाँ पर पारिवारिक भावना थी, इसीलिए काका साहब कालेलकर को काका साहब कहा जाता था। इसी प्रकार से अणा के नाम से भी संबोधित किया जाता था किसी को, इसी प्रकार से जो फड़के हैं उनको मामा के नाम से भी संबोधित किया जाता था। कालेलकर को शांति निकेतन में किस नाम से बुलाया जाता था, तो कालेलकर को शांति निकेतन में काका के नाम से बुलाया जाता था। फिर आगे, देश पांडे शांति निकेतन में किस नाम से जाने जाते थे, तो देश पांडे शांति निकेतन में जाने जाते थे साहब के नाम से। शांति निकेतन में संस्कृत सिखाने में
कौन हिस्सा लेते थे? तो काका साहब और चिंतामणि शास्त्री हैं, ये संस्कृत सिखाने में शांति निकेतन में हिस्सा लिया करते थे। साथियों, इन प्रश्नों को बहुत ही गौर से आपको देखना है। यह आपकी प्रतियोगी परीक्षा और माध्यमिक बोर्ड की परीक्षा देने वाले जितने भी जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तथ्यों के रूप में बहुत ज़्यादा आपके काम आएंगे। जैसे ही आप प्रश्नों के उत्तर लिखोगे तो वहाँ पर लिखने में ये बहुत से तथ्य हैं, ये आपके बहुत उपयोगी साबित होंगे। इसलिए आपको इन प्रश्नों को बहुत ही गौर से देखना है। और अगर आप इस वीडियो को एक बार देखने के बाद में कम से कम 2 बार ज़रूर देखें, ताकि इसमें बहुत सी बातें इस प्रकार की हैं जो आपकी दूसरी बार या तीसरी बार वीडियो देखने से आपकी बातें हैं वो क्लियर होंगी। शांति निकेतन में गांधी जी के मंडल की देखरेख कौन करता था? तो शांति निकेतन में गांधी जी के मंडल की देखरेख करता था मगनलाल गांधी। शांति निकेतन सभी नियमों का पालन करने और कराने का कार्य कौन करते थे? तो शांति निकेतन के सभी नियमों का पालन और कार्य कराने का काम करते थे फिनिक्स आश्रमवासी। फिर आगे, गांधी जी के आश्रम में खास संपर्क वाले व्यक्ति कौन थे? तो गांधी जी के आश्रम में खास संपर्क वाले व्यक्ति हैं वो जैसे एंड्रयूज हैं, पियर्सन है, जगदानंद बाबू, संतोष बाबू, क्षिति मोहन बाबू, नगेन बाबू, शरद बाबू, काली बाबू, ये कुछ व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं जो गांधी जी के खास संपर्क वाले व्यक्ति थे। फिर 56 नंबर के सवाल में, गांधी जी ने शांति निकेतन के शिक्षकों के सामने क्या प्रस्ताव रखा कि वेतनिक रसोइयों के बदले शिक्षक और विद्यार्थी स्वयं अपनी रसोई स्वयं बना लें तो अच्छा हो, कि जितने भी जो शिक्षक और विद्यार्थी हैं वो अगर आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो बहुत अच्छी रसोई है वो स्वयं ही बना सकते हैं वेतनिक रसोइयों के बदले में। फिर आगे है, उपर्युक्त कार्य से गांधी जी ने विद्यार्थियों पर क्या प्रभाव बताए कि वे स्वावलंबन और वे स्वयं पाठ पढ़ लेंगे। और यहाँ पर ये अगर ऐसा कार्य करते हैं कि शिक्षक और विद्यार्थी रसोई के काम में एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो गांधी जी यहाँ पर कहते हैं कि वो स्वावलंबी भी बनेंगे और स्वयं पाक बहुत सी वस्तुएं हैं उनका पकाने का या कैसे वो बनती हैं इसका पाठ भी वो अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। 58 में है, इसमें स्वराज्य की चाबी मौजूद है, यह वाक्य किसने किससे कहा था? तो कवि श्री ने विद्यार्थियों से जो शांति निकेतन में रहते थे उससे ये बातें हैं वो कही थी। गांधी जी आश्रम में ज़्यादा दिन क्यों नहीं रह पाए? क्योंकि उन्हें पूना से गोखले के अवसान का तार मिला था, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले हैं वो खत्म हो चुके थे, इसीलिए वहाँ से एक तार आता, एक संदेश आता है, इसके कारण गांधी जी है वो आश्रम में ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकेंगे। फिर है, गांधी जी के बेटे का क्या नाम था? तो गांधी जी के बेटे का नाम था मगनलाल गांधी। पूना जाते समय बर्दवान तक गांधी जी के साथ कौन गए थे? तो एंड्रयूज नाम के कोई व्यक्ति थे वो बर्दवान तक गांधी जी के साथ में गए थे। 62 में, हिंद स्वराज पर गांधी जी के विचारों का मजाक उड़ाते हुए गोखले ने क्या कहा? तो हिंद स्वराज की पुस्तक है उसमें गांधी जी ने जो विचार व्यक्त किए थे उनका गोपाल कृष्ण गोखले ने मजाक उड़ाया था और वो क्या कह रहे थे कि आप 1 वर्ष हिंदुस्तान में रहकर देखेंगे तो आपके विचार बिल्कुल ठिकाने आ जाएंगे। ऐसी बात है वो गांधी जी के विचारों के लिए कहा था गोखले ने। फिर अंतिम जो अंश है खादी का जन्म, उसमें कुछ प्रश्न है वो देखना। गांधी जी ने चरखे के विषय में हिंद स्वराज में क्या माना? तो गांधी जी ने हिंद स्वराज अपनी पुस्तक है उसमें चरखे के संबंध में जो बात मानी थी वो ये थी कि चरखे के जरिए हिंदुस्तान की गरीबी मिट सकती है। आगे, गांधी जी हिंदुस्तान अफ्रीका से कब लौटे? तो गांधी जी अफ्रीका से हिंदुस्तान लौटते हैं सन 1915 में। कर का प्राप्त होने के पश्चात भी गांधी जी उसे क्यों नहीं चला सकते थे? क्योंकि करगे का अनुभव नहीं था। गांधी जी और उसके अन्य जितने भी जो कर्मचारी थे, आश्रम में रहने वाले लोग थे, उनको करगे चलाने का बिल्कुल ही या जो चरखा चलाने का अनुभव है वो बिल्कुल नहीं था। गांधी जी को करगे कहाँ से प्राप्त हुए? तो गांधी जी को करगे प्राप्त होते हैं काठियावाड़ और पालनपुर से। गुजरात में कुछ इलाके हैं, शहर हैं, वहाँ से उनको ये करगे प्राप्त हुए थे। आश्रम वासियों ने मील के कपड़े पहनना क्यों बंद कर दिया? तो क्योंकि वे अपने बनाए हुए कपड़े पहनने लगे थे। इसके बाद में, बुनकर सारा कपड़ा विलायत सूत का ही क्यों बुनते थे? तो बुनकर हैं जितने भी कि सारा कपड़ा विलायती सूत का, विदेशी सूत का ही क्यों बुनते थे? क्योंकि मिलें महीन सूत नहीं काटती थी। अंतिम प्रश्न जो 69 नंबर प्रश्न है इस अध्याय का, गांधी जी बड़ौद शिक्षा परिषद में कब गए? तो गांधी जी गए थे सन 1917 में। तो साथियों, इस तरह से आपके 69 प्रश्न पूर्ण हो चुके हैं और ये अध्याय है जो महात्मा गांधी का सत्य के प्रयोग, ये संपूर्ण आपका पूर्ण हो चुका है। आपको इस वीडियो को कम से कम 2 बार फिर चलाकर आपको ज़रूर देखना है,
ताकि आपकी ये संपूर्ण बातें हैं ये पूरी रूप से क्लियर हो जाएंगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और इसके बाद में जो अगला अध्याय है, गोरा नाम का जो पाठ है, उसका वीडियो बहुत जल्द लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। और जितने भी जो विद्यार्थी हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले जितने भी जो अध्यायों की वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल सकें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।